अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश स्पेस अकेडमी। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेकेंड ईयर का लेक्चर और सेकेंड ईयर के लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक स्पेक्ट्रा कंटिन्यू है। और आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं, बड़ा ही रीसेंट टॉपिक है और आज के लिहाज से काफ़ी मॉडर्न टॉपिक है। हम लोग इसको इस्तेमाल भी करते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा मॉडर्न एप्लीकेशंस हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। और वो टॉपिक है लेज़र का टॉपिक। तो आज का जो पर्टिकुलर लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम लोग लेज़र की सारी जो प्रोडक्शन है और जो लेज़र की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी करेंगे कि भाई लेज़र में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और कैसे वो एक नॉर्मल लाइट से डिफरेंट लाइट है। और फिर दूसरी बात ये है कि लेज़र किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, ये भी हम आज के लेक्चर के अंदर ही स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो वर्ड है लेज़र, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो देखो, लेज़र स्टैंड्स फॉर लाइट्स, एल से आ गया लाइट, ए से एम्पलीफिकेशन बाय, एस से स्टिमुलेटेड, ई से इमिशन ऑफ एंड आर से रेडिएशन। यानी कि आप ये समझ जाइए कि लेज़र की फुल फॉर्म जो है वो है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। और अगर ये पूरा वर्ड समझ जाओगे ना, पूरा सेंटेंस समझ जाओगे, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, तो पूरा का पूरा जो प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ लेज़र है वो आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र को देखने वाले हैं। लेज़र की 4 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि उसे ऑर्डिनरी लाइट से डिफरेंट बनाती हैं। सबसे पहले लेज़र का कोहेरेंस, यानी कि उस लाइट का कोहेरेंट होना, फिर उसकी एक पर्टिकुलर यूनिक डायरेक्शन होना, फिर उस लाइट का मोनोक्रोमेटिक होना, और तीसरा है उस लाइट का हाई इंटेंसिटी होना। सबसे पहले मैं आपको मतलब समझाता हूँ कि कोहेरेंस से क्या मुराद है। देखो, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइट्स होती हैं ना, जैसे कि इनकैंडिसेंट बल्ब होते हैं, फिलामेंट बल्ब होते हैं, उनसे जो लाइट इमिट होती है वो इनकोहेरेंट लाइट होती है। इनकोहेरेंट लाइट से मुराद ये है कि उससे जब भी लाइट रेज निकल रही होंगी तो निकलने वाली सारी की सारी रेडिएशन, निकलने वाली सारी की सारी जो वेव्स हैं, उनकी वेवलेंथ एग्जैक्ट नहीं होती बल्कि थोड़ी सी डिफरेंट होती है। यानी कि आप ये समझ जाइए कि अगर वाइट लाइट इमिट हो रही है किसी बल्ब से, एनर्जी सेवर से, तो जो रेड है, रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है। तो आप देखेंगे नतीजे में जो रेड है वो ज़्यादा वेव उसकी जो है वो लंबी है। और दूसरा ये है कि जो सबसे कम वेवलेंथ से इमिट होती है वो वायलेट होती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है बट उसकी वेवलेंथ कम है। यानी कि हर किस्म की जो वेव है वो इमिट हो रही होती है इनकोहेरेंट लाइट की सूरत में, जबकि जो लेज़र है उससे इमिट होने वाली लाइट होती है कोहेरेंट। कोहेरेंट से मुराद ये हो गई कि तमाम की तमाम वेव्स की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, और सारी की सारी एक साथ स्टार्ट हो रही होंगी, सारे क्रस्ट एक साथ लाए कर रहे हैं, ट्रफ एक साथ लाए कर रहे हैं, तो ये लाइट कहलाती है कोहेरेंट। और ये है ऑर्डिनरी लाइट और हमारी लेज़र लाइट के दरमियान का पहला डिफरेंस। सेकेंड, उसका यूनी डायरेक्शनल होना। देखो, ये बात तो आपको पता है कि अगर हम ऑर्डिनरी लाइट से दूर जाते रहते हैं तो जो ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट है उसकी लाइट फैलती रहती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने फिगर के अंदर दिखाया हुआ है कि अगर हमने एक सोर्स ऑफ लाइट है उससे 2 किलोमीटर दूर एक स्क्रीन लगा दी, तो वहाँ तक आप देखेंगे कि वो जो स्क्रीन है उसके ऊपर तकरीबन 2 किलोमीटर ज़्यादा लाइट पहुँच रही होगी। कहने का मतलब ये है कि जितना हम दूर होते चले जाते हैं सोर्स से, उतना जो लाइट है वो फैलती चली जाती है, यानी कि उसकी डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, यानी वो डायरेक्शनल नहीं होती। जबकि लेज़र लाइट की खास बात ये है कि उससे आप जितना भी दूर चले जाओ, मतलब लेज़र अगर 1 किलोमीटर दूर भी चली जाती है, 2 किलोमीटर दूर भी चली जाती है, तो वो हमें नज़र आती है ऑलमोस्ट एक डॉट की तरह। और यही सबसे मेजर डिफरेंस है लेज़र लाइट और ऑर्डिनरी लाइट के दरमियान में, कि लेज़र लाइट हाईली डायरेक्शनल है। तीसरा जो है वो मोनोक्रोमेटिक होना। मोनोक्रोमेटिक से मुराद होती है, मोनो मीन्स वन, क्रोम मीन्स कलर। सो मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब हो गया सिंगल कलर या उसकी वेवलेंथ। तो जो फोटॉन्स इमिट होते हैं ऑर्डिनरी लाइट सोर्स से, उनके डिफरेंट एनर्जीज होती हैं, फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वेवलेंथ होती हैं, एंड फिर उनके कलर्स भी डिफरेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको कोहेरेंस में भी समझाया। जबकि जो लेज़र से फोटॉन्स इमिट होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है, वेवलेंथ सेम होती है। इसी वजह से जो लाइट वेव्स हैं लेज़र की, वो सिंगल वेवलेंथ या सिंगल कलर पे कंसिस्ट करती हैं। तो ये बात याद रखिए, लेज़र लाइट और ऑर्डिनरी लाइट का तीसरा डिफरेंस है लेज़र लाइट का मोनोक्रोमेटिक होना। नंबर 4, हाई इंटेंसिटी। देखो, अगर आप एक 100 वाट फिलामेंट का लैंप लें, जो कि नॉर्मल बल्ब होता है, जो पीला वाला बल्ब होता है रोशनी वाला, तो अगर उससे आप 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे चले जाएं तो जो पावर एंटर होगी आपकी आई में वो तकरीबन 1/1000 ऑफ अ वाट होगी। यानी कि अगर 100 वाट का भी है और आप 30 सेंटीमीटर उससे दूर हो गए तो तकरीबन तकरीबन
0.001 वॉट आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि बहुत ही कम एनर्जी है, इंटेंसिटी है जो आपकी आंखों तक पहुंच रही है। जबकि लेज़र में क्या होता है, क्योंकि लेज़र स्प्रेड नहीं होती है इन ए स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस और उसकी वेवलेंथ भी बहुत शॉर्ट होती है, इसी वजह से आप देखोगे जो लेज़र लाइट है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द ऑर्डनरी लाइट। जो ऑर्डनरी लाइट है क्योंकि वो फैल जाती है तो उसकी शिद्दत इंटेंसिटी कम हो जाती है, जबकि लेज़र लाइट नहीं फैलती तो वो हाई इंटेंसिटी लाइट होती है। सो अब आ जाओ प्रोडक्शन ऑफ लेज़र पर, कि प्रोडक्शन ऑफ लेज़र कैसे होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट से लेज़र जो है वो कैसे एमिट होती है। तो सबसे पहले मैं जो कंसिस्ट कर रहा हूँ सिस्टम, उसमें 3 एनर्जी लेवल्स हैं, E1 है, E2 है एंड E3 है, जिनमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। E1 जो है, ये जो स्टेट नज़र आ रही है ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा रह सकते हैं और उसमें कोई एक्साइटेशन नहीं होती है, वो ग्राउंड लेवल होता है। फिर E3 जो है वो हमारी एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन एक ख़ास टाइम पीरियड तक स्टे कर सकता है और वो बहुत ही शॉर्ट होता है, जैसे कॉमनली 10 रेज टू दी पावर -8 सेकेंड तक ही इलेक्ट्रॉन स्टे कर सकता है इस एक्साइटेड स्टेट में। जबकि जो E2 नज़र आ रही है ये E3 के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल स्टेट है और इसको मेटा स्टेबल स्टेट भी कहा जाता है, यानी कि E2 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो काफ़ी देर तक रिजाइड कर सकता है एज़ कम्पेयर टू E3। इवन में तो हमेशा ही रुक सकता है। E3 में ओनली 10 रेज टू दी पावर -8 और E2 के अंदर 10 रेज टू दी पावर -3, यानी कि आप ये समझ जाइए तकरीबन 1,00,000 गुना ज़्यादा वक्त तक इलेक्ट्रॉन स्टे कर सकता है E2 में। और E2 कौन सी स्टेट है, ये है मेटा स्टेबल स्टेट। तो आप ये समझ जाइए कि फ़िलहाल जो एनर्जी है सबसे कम वो E1 की है, क्योंकि वो तो ग्राउंड है, ना होने के बराबर की एनर्जी है। फिर E2 है और फिर E3 है। इसका मतलब कि एनर्जी लेवल E2 जो है वो लाई करता है E1 और E3 के दरमियान में। अच्छा, नॉर्मल कंडीशन में जिसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉर्मल पॉपुलेशन कहते हैं, द हायर एनर्जी लेवल इज़ द लेसर इट इज़ पॉपुलेटेड, यानी कि जितना एनर्जी ज़्यादा होती है लेवल की उतना उसकी पॉपुलेशन कम होती है, यानी उसके उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होती है। और ऐसा तो मतलब ये नॉर्मल पॉपुलेशन ही है कि जो गरीब हैं वो ज़्यादा होते हैं, कम एनर्जी वाले ज़्यादा होते हैं, और जिनके पास एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि हमारे माशरे के लिहाज से देखा जाए तो वेल्थ ज़्यादा है, ऐसे लोग कम होते हैं। तो ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की, कि कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अ 3 लेवल एनर्जी सिस्टम, लोअर एनर्जी E1 जो है वो हाईली पॉपुलेटेड होती है एज कम्पेयर टू द एक्साइटेड एनर्जीज E2 एंड E3, जबकि एक्साइटेड एनर्जी E2 की ज़्यादा पॉपुलेटेड है एज कम्पेयर टू द एक्साइटेड एनर्जी ऑफ E3। ये बात भी याद रखिए, क्योंकि E2 की एनर्जी ज़्यादा पॉपुलेटेड होगी एज कम्पेयर टू E3। तो हम लिख सकते हैं N1 की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, N1 कौन सा है, ये वाला है ग्राउंड स्टेट। फिर N2 की पॉपुलेशन उससे कम हो जाएगी और फिर N3 की पॉपुलेशन सबसे कम हो जाएगी। ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल पॉपुलेशन। तो अब देखते हैं कि प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ स्टडी करनी है जो मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे ही हम एनर्जी सप्लाई करते हैं विच इज़ इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस E3 एंड E1, हमने यहाँ पर एनर्जी देनी है और एनर्जी देनी है इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, यानी कि E3 और E1 के डिफरेंस के बराबर की एनर्जी हम इसे देंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन है जो लोअर एनर्जी स्टेट में है वो इतनी एनर्जी गेन कर लेंगे कि वो हायर एनर्जी स्टेट पे चले जाएंगे। इस प्रोसेस को, इस सप्लाइंग ऑफ एनर्जी को कहते हैं पंपिंग। तो याद रखिए ये डेफिनेशन वगैरह के अंदर ही पूछा जाता है। तो पंपिंग एक बहुत ही मेजर पार्ट है हमारे लेज़र का। पंपिंग से मुराद है इलेक्ट्रॉन को E1 से E3 में जंप करवाना एनर्जी देने के बाद। तो देखो हमने एनर्जी दी, ये जो ब्लू से नज़र आ रहे हैं फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स एब्जॉर्ब किए इन इलेक्ट्रॉन्स ने और E1 के बाद वो जंप करके चले गए E3 के ऊपर, यानी कि यहाँ पर हमने करी है ऑप्टिकल पंपिंग। अच्छा, अब सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है कि जो लाइफ टाइम है इलेक्ट्रॉन की E3 के अंदर वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू द E2। ये मैंने आपको बता दिया। E3 एक्साइटेड स्टेट है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन 10 रेज टू दी पावर -8 सेकेंड तक ही रुक सकता है, जबकि 1,00,000 गुना ज़्यादा टाइम, यानी कि 10 रेज टू दी पावर -3 सेकेंड तक इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर सकता है मेटा स्टेबल स्टेट में। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो E3 में होंगे वो ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे, बल्कि बहुत ही शॉर्ट टाइम गुजारने के बाद उनको मेटा स्टेबल स्टेट के अंदर वापस आना पड़ेगा। और ऐसा करने के लिए उन्हें एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी और वो एनर्जी बराबर होगी E3 माइनस E2 के। ठीक है ना। तो अब ये क्या हो गया, ये इन्होंने जंप करी और जंप करके क्या हो गया, ये E3 से E2 के अंदर आ गए। तो E2 के अंदर बहुत ज़्यादा रश हो गया, अच्छी खासी पॉपुलेशन बढ़ गई है। इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटा स्टेबल स्टेट बहुत देर तक रुकेंगे
लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक रुकेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है ये मेटास्टेबल स्टेट है। इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएंगे, क्योंकि याद रखिए E3 से इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी नीचे आ रहे हैं, मतलब E2 में इलेक्ट्रॉन आ तो जल्दी जल्दी रहे हैं लेकिन जा देर से रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन काफ़ी देर तक रुक सकते हैं मेटास्टेबल स्टेट में। द पॉपुलेशन ऑफ मेटास्टेबल स्टेट विल बिकम ग्रेटर, ज़्यादा हो जाएगी। द पॉपुलेशन ऑफ E3 एंड E1, E3 से भी ज़्यादा हो जाएगी, E1 से भी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब कि ऐसे लिख सकते हैं N2 की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद N1 की और सबसे कम N3 की है। इन अ 3 एनर्जी लेवल सिस्टम पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो गई है E2 के अंदर। ठीक है, नॉर्मल पॉपुलेशन मैंने आपको बता दी कि कम एनर्जी वाले ज़्यादा होते हैं और जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता रहता है पॉपुलेशन कम होती है। बट यहाँ पर एक अजीब मामला ये है कि E1 के अंदर इलेक्ट्रॉन कम है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कम है और E2 के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इसे कहते हैं पॉपुलेशन का इन्वर्जन हो जाना। जैसे ही पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है तो हमें पता है ये एनर्जी इमिट करने के बाद ही यहाँ पर E2 के अंदर जम किया था इन्होंने। पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाता है तो ये अपना लाइफ टाइम गुजारने के बाद मेटास्टेबल स्टेट में, जो कि 10⁻³ सेकेंड था, जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें ग्राउंड स्टेट में आना ही पड़ता है और फोटोन इमिट करके आते हैं और इस इमिशन को कहते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस से मुराद होती है खुद ब खुद, तो भाई जाहिर सी बात है जब टाइम गुजार दिया है E2 में तो अब खुद ब खुद उनको नीचे आना पड़ेगा और ख़ुद ब खुद इमिशन करना पड़ेगा। दैट्स वाई ये कौन सा इमिशन है, ये है स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन हमारी हर नॉर्मल लाइट के अंदर होता है, लेज़र में तो स्टिमुलेटेड होगा बाद में आगे चल के, फिलहाल स्पॉन्टेनियस है। लेकिन ये बात याद रखिए बाकी जो भी लाइट बल्ब वगैरह LED हम लोग इस्तेमाल करते हैं उन सब में स्पॉन्टेनियस इमिशन ही होता है। तो फिलहाल इलेक्ट्रॉन E2 से खुद ब खुद चले गए E1 में और ख़ुद ब खुद एनर्जी को रिलीज़ किया, इस वजह से ये इमिशन है स्पॉन्टेनियस इमिशन। अच्छा, जब ये इमिटेड फोटोन इंटरेक्ट करता है, वही जो फोटोन इमिट हुआ था स्टिमुलेटेड स्पॉन्टेनियस इमिशन की वजह से, जब वो इंटरेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन इन द मेटास्टेबल स्टेट, जब वो मेटास्टेबल स्टेट से इंटरेक्ट करता है, याद रखो इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी एनर्जी होगी E2 माइनस E1, E2 के और E1 के डिफरेंस के बराबर होगी ना इस फोटोन की। तो अगर यही एनर्जी जाके इंटरेक्ट करेगी हमारे एक और इलेक्ट्रॉन के साथ जो कि ऑलरेडी मौजूद है मेटास्टेबल स्टेट में, तो नतीजे में क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब तो कर लेगा लेकिन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो E3 में नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ जाने के लिए तो ये एनर्जी कम है। बट क्योंकि उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है तो अब वो E2 में रह भी नहीं सकता। नतीजे में क्या होता है, वो दो फोटोन अपनी एनर्जी जो पहले से उसके पास थी वो और जो उसने अभी अभी एब्जॉर्ब की है वो इमिट करके ग्राउंड स्टेट की तरफ वापस आता है। और ये इस इमिशन पे क्योंकि हमने उसे उकसाया है, ये खुद ब खुद नहीं हुआ, इस वजह से इसे कहते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। ये जो इमिशन ऑफ रेडिएशन है ये स्टिमुलेटेड इमिशन है। स्टिमुलेट करने का मतलब है समझ लो उकसाना, तो यहाँ पर रेडिएशन इमिट करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन को उकसाया है और इसी वजह से ये इमिशन कहलाती है स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन करने के बाद इलेक्ट्रॉन चले गए ग्राउंड स्टेट में अगेन आफ्टर इमिटिंग टू फोटॉन्स, एक तो अपनी एनर्जी जो थी और जो उसने एब्जॉर्ब कर ली थी वो दोनों इमिट करेगा। सो ये हो गया हमारा स्टिमुलेटेड इमिशन। और जैसे ही स्टिमुलेटेड इमिशन बन जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसको एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई करने के लिए हम जो भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आगे मैं वर्किंग में समझाऊंगा आपको रूबी लेज़र की, लेकिन यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं दो गिलास का। एक तो होता है पार्शली सिल्वर्ड मिरर और एक होता है फुली सिल्वर्ड मिरर। समझ लो ये हो गया पार्शली सिल्वर्ड मिरर राइट हैंड साइड वाला, और इधर वाला जो है ना ये फुली सिल्वर्ड मिरर है। फुली सिल्वर्ड मिरर है तो इससे तो लाइट बाहर आ नहीं सकती, ठीक है, जो फोटोन है ये यहाँ से तो बाहर आ नहीं सकते, लेकिन वो यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन करते रहेंगे और एक ख़ास इंटेंसिटी तक पहुँचेंगे। इतनी देर में ये जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया 2-3 मरतबा और हो जाएगा और लाइट जमा होती रहेगी आफ्टर हैविंग मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। और इन दी एंड जब उसकी इंटेंसिटी एक ख़ास इंटेंसिटी हो जाएगी तो पार्शली सिल्वर वाली साइड से लाइट बाहर आ जाएगी, और जैसी लाइट बाहर आती है उसी को कहते हैं एक्चुअली लेज़र, क्योंकि ये जो लाइट है वो हमें मिली है आफ्टर एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। वैसे ये जो बात है अगर आपको फ़िलहाल समझ में नहीं आई है तो आप वर्किंग ऑफ रूबी लेज़र वाला लेक्चर देखें ताकि बात क्लियर हो जाए। सो आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से लेज़र प्रोड्यूस होती है और वो कैसे जो ऑर्डिनरी लाइट है उससे डिफरेंट है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। इस लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर मिलेंगे।
अल्लाह हाफ़िज़।